हमेशा की तरह आज के एपिसोड में क्या होगा उसके बारे में मैं कुछ हिंट्स दे देता हूँ। आज हम देखेंगे कि एबिस का कर्स क्या है और वो कैसे काम करता है। सिर्फ यही नहीं, आखिर में हम सीजन फिनाले में क्या होगा वो भी जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्यूवी को कई दिनों से भयंकर बुखार है और बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाने के बावजूद वो ठीक नहीं हो रहा है। इसीलिए जिरुओ ने कैरावैन फ्लीट से एक लड़के को बुलाया है ताकि वो कुछ मदद करे। वो लड़की कहती है, मुझे पता नहीं मैं क्या कर सकती हूँ क्योंकि मैं सिर्फ एक साधारण फार्मासिस्ट हूँ। सबसे पहले तो हमें इसके बुखार को काबू में करने का तरीका ढूंढना होगा, वरना ठीक होने पर भी इसके इंटरनल ऑर्गन्स डैमेज हो चुके होंगे। अब वो दोनों क्यूवी की जांच कैरावैन फ्लीट में करने के लिए निकल पड़ते हैं। बाहर क्यूवी को देखकर शिगी और नेट उसके कंडीशन के बारे में पूछते हैं तो जिरुओ बताता है कि वो लोग कहाँ पर जा रहे हैं और वहाँ से निकल पड़ता है। अब शिगी को क्यूवी के लिए बुरा लगता है क्योंकि वो बेसब्री से अपने जन्मदिन का इंतजार कर रहा था। नेट कहता है उसके साथ ये नहीं हो सकता है। दूसरी तरफ जिरुओ उस लड़की को बर्थडे डेथ डिजीज के बारे में बताता है। पिछले कुछ वक्त से अपने बर्थडे के दिन कई लोगों की मौत हो चुकी है और लोग इसे एक जानलेवा बीमारी मान रहे हैं। उनके नीचे ही एक फ्यूनरल चल रहा है और फ्यूनरल में गुजरे हुए की चिता को इटर्नल फॉर्चून फूलों के साथ एबिस में वापस भेज दिया जाता है। और जिस बच्चे का फ्यूनरल हो रहा है वो भी इसी बीमारी की वजह से गुजर गया है। इससे कुछ दिन पहले ही ऑर्फनेज में 2 और बच्चों की इसी तरह से मौत हुई थी। मगर सबसे ज्यादा दिक्कत की बात यह है कि ऑर्फनेज के बच्चों के बर्थ डेट के बारे में किसी को कुछ पता नहीं है। अब हम कैरावैन फ्लीट पर आ गए हैं और देखते हैं कि जिरुओ पूरी तरह से सरप्राइज्ड है क्योंकि क्यूवी पहले की तरह तंदुरुस्त है। क्यूवी अभी पूरी तरह से बेहतर है, मगर वो लड़की कहती है मैंने तो अभी तक कुछ किया भी नहीं है। इस लड़के को देखकर तो लगता भी नहीं है कि इसे कभी बुखार था। सीन चेंज होता है और वो लड़की बाहर आकर अभी जो हुआ उसके बारे में सोचने लगती है। वो इस अजीब घटना को जादुई बोलने लगती है तो उसे एक बात याद आती है। माना जाता है कि पाताल लोक का ये महान खड्डा अपने आप में एक कर्स है। अब हम रेग के पास आ जाते हैं और वो अपनी पुरानी मेमोरीज के बारे में सोच रहा है। दूसरी तरफ मिट्टी रिको के ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रही है और अपने ख्यालों में डूबा हुआ रेग नीचे आता है। वहाँ पर रेग देखता है कि मिट्टी रिको के ऊपर है। घबरा कर रेग उसे नीचे उतरने को कहता है, मगर मिट्टी की आंखों को देखकर रेग कुछ और नहीं बोल पाता है। पीछे से नानाची कहती है टेंशन मत लो, मिट्टी उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगी। वैसे मिट्टी कभी विजिटर्स के इतने करीब तो नहीं आती है, मगर रिको और उसकी उम्र बराबर है तो शायद वो रिको को पसंद करने लगी है। यहाँ पर हमें जानने को मिलता है कि मिट्टी भी कभी एक छोटी लड़की हुआ करती थी। अब मिट्टी को देखकर रेग धीरे से उसे कहता है तुम बस प्लीज मशरूम्स को मत खा जाना। खाना बनाते हुए नानाची कहती है तुम्हें मिट्टी को ऐसा नहीं बोलना चाहिए, आखिर उसकी वजह से तो रिको आज जिंदा है। जब नानाजी कहती है कि रिको का इलाज करने के लिए और पियर्सर के पॉइजन को मिट्टी के शरीर में डालकर मेडिसिन बनाया गया था तो रेग पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया। नानाची कहती है तुम मानो या ना मानो, मिट्टी हर एक पॉइजन को न्यूट्रलाइज कर सकती है। अब रेग पूछता है होलो बनने से पहले आखिर तुम कौन थी। नानाची कहती है तुम इसके बारे में ना ही जानो तो बेहतर है। अगर मैंने तुम्हें इसके बारे में कुछ बताया तो तुम हमारी मदद करने लगोगे। रेग कहता है अरे मदद क्यों नहीं करूंगा, आखिर तुमने रिको की जान जो बचाई है। नानाची उसके आगे कुछ बोलने से पहले ही रोककर कहती है खाने का वक्त हो गया है। खाने को देखकर रेग थोड़ा सा स्केप्टिकल है और जब नानाची उसे परोस कर देती है तो रेग कहता है ये तो कीचड़ की तरह दिख रहा है। नानाची बोलती है इसकी सूरत पर मत जाओ, थोड़ा सा टेस्ट करके देखो। मगर रेग श्योर है कि दाल में कुछ तो काला है। अब रेग खाने को चखता है और उसके मुंह से अपने आप सारा खाना निकल आता है। रेग कहता है ये क्या बकवास चीज बनाई है तुमने। नानाची को यकीन नहीं होता है कि उसे खाना पसंद नहीं आया। रेग पूछता है क्या तुम हमेशा से ऐसा ही खाना खाते आ रही हो। नानाची जवाब नहीं दे पाती है और अपनी शक्ल छिपा कर कहती है असल में मैंने कभी अच्छा खाना नहीं खाया है। रेग अपने मन में कहता है अगर रिको उठने के बाद ये खाना खाती है तो पक्का मर जाएगी, अब तो मुझे ही कुछ बनाना होगा। अगले सीन में रेग नानाची को अपनी और रिको की जर्नी के बारे में बताता है। सब कुछ सुनने के बाद नानाची को लगता है कि वो दोनों जो करने की कोशिश कर रहे हैं वो नामुमकिन है। रेग थोड़ा सा निराश हो जाता है मगर उससे पूछता है तुम्हें पता है ना एबिस के कर्ज से कैसे बचना है, अगर पता है तो प्लीज बता दो। थोड़ा सोचने के बाद नानाची कहती है आखिर कर्ज के बारे में मैं तुम्हें क्यों बताऊंगी, तुम्हें तो वो दिखाई भी नहीं देता है और वैसे भी ये मेरा पर्सनल सीक्रेट है। अब रेग उसे परेशान करने लगता है तो नानाची फाइनली मान जाती है। अगले सीन में नानाची एक पतले ट्रांसपेरेंट कपड़े को बाहर निकालती है। उसके अंदर आकर वो रेग को भी अंदर आ जाने को कहती है। रेग पूछता है ये क्या है तो वो कहती है ये फॉग वीव है, एक ग्रेड 3 रेलिक। ये बेसिकली एक कपड़ा है और कर्स इसकी तरह ही काम करता है। अब यहाँ पर मैं बातों को समराइज करके आपको बताता हूँ वरना कंफ्यूजन होगा। फॉग वीव की तरह अनगिनत इनविजिबल लेयर्स को लेकर ही कर्स बना है। इसके बीच में चलना काफी आसान है, मगर जब कोई ऊपर जाने की कोशिश करता है तो ये लेयर्स ऊपर से प्रेशर डालते हैं और जब फाइनली कोई इन लेयर्स को चीर कर निकल आता है
तो फिर साइड इफ़ेक्ट्स दिखने शुरू होते हैं। जब सिर्फ एक उंगली ऊपर जाती है तो कुछ पता नहीं चलता है, मगर जब कोई इंटरनल ऑर्गन इसके दबाव से गुजरता है तो रिजल्ट काफ़ी भयानक आता है। यहाँ पर सवाल उठता है कि ऊपर जाने में इतनी मुश्किलें हैं तो फिर नीचे आने में क्यों नहीं। एक सिंपल ड्राइंग को यूज़ करते हुए नानाची समझाती है कि लेयर्स को चीरते हुए नीचे आना कोई बड़ी बात नहीं है। ये लेयर्स अपने शिकार को फंसाने के लिए जाल की तरह काम करते हैं, और अगर इस कर्स को सिंप्लीफाई करना है तो ये वही फोर्स फील्ड है जिसकी वजह से नीचे तक रोशनी आती है। देखा जाए तो ये फोर्स फील्ड एबिस के रग रग में खून की तरह फैला हुआ है, इससे कोई भी नहीं बच सकता है। अब यहाँ पर एक सवाल आता है, आखिर इस जगह पर कर्स कैसे नहीं है, क्योंकि फोर्स फील्ड ही वही कर्स है जहाँ पर ज़्यादा रोशनी होगी, यानी सेंट्रल रीजन में कर्स का असर ज़्यादा होगा और अब इसके बाहरी हिस्से में कर्स का असर नेग्लिजिबल होगा। इसी वजह से सेकंड लेयर में सीकर कैंप को किनारे में तैयार किया गया है। इसके बाद नानाची एक बहुत हेल्पफुल बात बताती है। ये फोर्स फील्ड इतना ज़्यादा सेंसिटिव है कि सिर्फ मन में कुछ सोचने से इसमें हलचल होने लगती है, और यहाँ के मॉन्स्टर्स इसी बात का फायदा उठाकर दूसरों के मूवमेंट्स को प्रेडिक्ट करते हैं। इसी वजह से नीचे के क्रीचर्स इतने ज़्यादा खतरनाक हैं। ये सब इन्फॉर्मेशन देने के बाद नानाची रेग से हेलमेट को मांगती है। वो उसमें एक अजीब सा डिवाइस फिट करती है और कहती है, चलो अब तुम एक्सपीरियंस करोगे कि कर्स कैसे काम करता है। अब हम रिको के पास आ जाते हैं। मिट्टी अभी भी उसके ऊपर है और रिको थोड़ा थोड़ा कांप रही है। अंधेरा छा जाता है और दिखाया जाता है कि कोई अकेला रो रहा है। उस अंधेरी जगह में एक जगह से रोशनी आ रही है और वहीं पर एक बड़ी सी आंख है। रोने की आवाज़ बढ़ने लगती है और जैसे ही वो दोनों आंखें मिलती हैं हमें पता चलता है कि वो रिको है। अब हम बाहर वापस आ चुके हैं और ये सीन यहीं पर ख़त्म होता है। रेग अकेला चल रहा है और नानाची की आवाज़ सुनकर वो डर जाता है। नानाची एक ट्रांसमीटर के जरिए उससे बात कर रही है, मगर रेग को इस तरह से उसकी आवाज़ सुनकर बेचैनी सी होने लगती है। दूर से सब देखते हुए नानाची कहती है, चलो अब आगे बढ़ो। कुछ कदम आगे बढ़ाते ही रेग को विसल की आवाज़ आने लगती है और नानाची के मना करने के बावजूद रेग आवाज़ का पीछा करता है। रेग भागते हुए कोहरे से निकलकर देखता है कि और पियर्सर उसके सामने है और वो एक ब्लैक विसल पर हमला करने वाला है। वो आदमी रेग को बच्चा समझकर दूर रहने को कहता है और नानाची कहती है, ये परफेक्ट मौका है, चलो उसे बचाते हैं। और पियर्सर रेग के पास आने लगता है और नानाची कहती है, चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें मेरी पूरी बात माननी होगी। ऐसा करने पर तुम और पियर्सर को रास्ते से हटाने के साथ साथ उस ब्लैक विसल को भी बचा पाओगे। रेग कहता है ठीक है, तो वो कहती है, अब मैं तुम्हें दुनिया को मेरी नज़रों से दिखाऊंगी। नानाची कहती है, तुम्हें उसके सामने खुद को सौंपना होगा। रेग कहता है, ये क्या बकवास कर रही हो। तो वो समझाने लगती है कि सिर्फ यही एक रास्ता है और उसने वादा किया था कि वो हर बात मानेगा। रेग मान जाता है और जैसे ही वो चिल्लाते हुए ऊपर की तरफ देखता है उससे हो रही हलचल को और पियर्सर भांप लेता है। नानाची उसे तुरंत अपने राइट की तरफ जंप करने को कहती है और रेग चौंक जाता है क्योंकि वो और पियर्सर के नाक को पकड़ लेता है। नानाची कहती है, अगर मैं होती तो हाथ नहीं छोड़ती। वॉर पियर्सर रेग को हटाने की पूरी कोशिश करता है और नानाची से पता चलता है कि इसी नाक के जरिए वो फोर्स फील्ड को भांपता है। अगर रेग अपने कॉन्शियस माइंड को अपने एक्शंस के साथ जोड़कर रखता तो वो कभी उसके नाक को पकड़ नहीं पाता। नानाची कहती है, क्योंकि तुमने उसके नाक को पकड़ लिया है वो कंफ्यूज हो गया है और अब वो जानलेवा हमला करेगा। ठीक ऐसा ही होता है, मगर रेग को कुछ नहीं होता है और नानाची के कहने पर वो उसे अपने लंबे हाथों से जकड़ लेता है। नानाची कहती है, अब तो ये फंस गया, मार मार कर इसका भरता बना दो। रेग को याद आता है कि इसकी वजह से रिको की क्या हालत हुई थी और वो इंसिनरेटर को चार्ज करना शुरू करता है। नानाची ये देखकर चौंक जाती है, मगर वो और पियर्सर इंसिनरेटर के हमले से बाल बाल बचता है। हमले से बचने के लिए वो अपने क्विल्स को निकाल देता है। हर तरफ कोहरा छा जाता है और नानाची पूरी तरह से हिल चुकी है। इसके बाद रेग देखता है कि और पियर्सर यहाँ से जा चुका है। नानाची कहती है, उसके लगभग सारे क्विल्स खत्म हो चुके हैं, इसीलिए वो यहाँ पर और शिकार करने नहीं आएगा, अब तुम वापस आ जाओ। मगर रेग वहाँ रुककर उस केव रेडर के पास जाता है। नानाजी के मना करने के बावजूद रेग उससे बात करता है। वो ब्लैक विसल कहता है, आखिर तुम हो क्या। रेग कहता है, क्या तुम बेल्चेरो ऑर्फनेज तक एक मैसेज पहुंचा सकते हो। वो मान जाता है तो रेग कहता है, वहाँ पर जीरो से कहना हमारा सफ़र अभी भी जारी है। इसके बाद रेग वहाँ से निकल पड़ता है। अब वो नानाजी के पास आकर उसकी बात नहीं मानने के लिए माफ़ी मांगता है। वो कहती है, जब तक तुम किसी को मेरे बारे में नहीं बताते हो तब तक सब ठीक है। मगर नानाजी को थोड़ा सा डाउट है कि बेल्चेरो ऑर्फनेज का वो आदमी ट्रस्टवर्दी है या नहीं। रेग कहता है, चिंता मत करो, मैंने अपनी ज़िंदगी में उससे ज़्यादा डिपेंडेबल आदमी नहीं देखा है। अब रेग उसे इस मदद के लिए शुक्रिया कहने लगता है। रेग को लगता है कि अगर नानाजी भी उनके सफ़र में साथ देती है तो बहुत अच्छा रहेगा। नानाची कहती है, असल में मुझे तुमसे एक मदद चाहिए। रेग कहता है, तुम्हें जो भी मदद चाहिए बताओ, मैं सब करूँगा। नानाची कहती है, ये काम थोड़ा सा मुश्किल होने वाला है, मगर रेग उसे अपनी मन की बात बोलने को कहता है। नानाची कहती है, क्या तुम मेरे लिए मिट्टी को मार दोगे।
ये बात सुनते ही रेक के चेहरे का रंग उड़ जाता है और वो कुछ समझ नहीं पाता है। अगले सीन में हम एक पर्पल लाइट को देखते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है मीटी और नानाजी के पास। नानाजी कहती है ऐसा करने के लिए माफ़ करना मीटी, मगर मैं उसे और मनमानी करने नहीं दूंगी। मैं वादा करती हूँ मैं कोई ना कोई रास्ता ज़रूर ढूंढ निकालूंगी। एपिसोड पसंद आया हो तो एक लाइक कर देना और सीज़न फिनाले के लिए तैयार रहना। मैं मिलता हूँ सीज़न 1 के फाइनल एपिसोड के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।